Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss गुप्त पीरियड. ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, गुप्त पीरियड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही है आपको, स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको, ये क्या है, ये जो है मध्यकालीन इमारत है. क्या है स्टूडेंट, देखिए आप कलर में ले लेती हूँ दूसरा जो आपको दिखाई दे. ये क्या है स्टूडेंट, मध्यकालीन इमारत है, मिडिवल हिस्ट्री पर बनाया गया ये इमारत है जिसका नाम क्या था, कुतुब मीनार. क्या नाम है स्टूडेंट, कुतुब मीनार है. वहीं बात की जाए, ये जो आयरन पिलर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये आयरन पिलर स्टूडेंट किसने बनाया है, तो उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने. किसने स्टूडेंट, द्वितीय ने. ठीक है, तो ये मैं आपको कई बार मैं गुप्तकालीन, जब से भी स्टार्टिंग किया पढ़ाना, ये सीरीज़ आज की हमारी गुप्तकालीन की 8 सीरीज़ है. ओके, पार्ट 8 पढ़ा रही हूँ मैं आपको. तो इस सीरीज़ में मैं जब भी स्टार्टिंग करती हूँ सीरीज़ को, तो मैं आपको इन सभी के बारे में डिस्कस करवाती हूँ. ओके, तो मैं आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करवाने वाली हूँ आपके लिए. इस क्या बोलते हैं जो आयरन पिलर स्टूडेंट, सिर्फ आयरन पिलर से ही रिलेटेड मैं आपको आज देने वाली हूँ क्या, क्वेश्चंस. ओके, तो देखेंगे आज हम क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन की सीरीज़ देने वाली हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में ही सीरीज़ में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये कई बार जो है डिस्कस करवाया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की जो है सीरीज़ आपको दे रही हूँ. तो देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आप उसको कमेंट बॉक्स में चाहें तो इसका आंसर कर सकते हैं मुझे. ठीक है, चाहे तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसके आंसर ठीक कर सकते हैं आप. ओके, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. आज से आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे आपको लर्न भी हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा इससे. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं. आज के क्वेश्चन की सीरीज़ पर देखेंगे आयरन पिलर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन करूँगी और आज आप हमें क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे. आप इन सभी के क्या करेंगे स्टूडेंट, आंसर करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो ये लौह स्तंभ है. क्या है स्टूडेंट, लौह स्तंभ किसने बनवाया, किसने बनवाया. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए तो ये क्यों बनवाया था, लौह स्तंभ जो है क्यों बनवाया गया था. ठीक है, ये भी क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसका जो फीचर्स, इसकी लौह स्तंभ जो है इसकी विशेषता बताना है. क्या बताना है, इसका फीचर्स बताना है, इसकी विशेषता बताना है. बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तो जो है लौह स्तंभ जो है, लौह स्तंभ किस युद्ध के विजयी होने के, किस युद्ध के विजयी होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था, बनाया गया था. ठीक है, देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखिए. पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, लौह स्तंभ जो है किसने बनवाया. सेकेंड क्वेश्चन की मैंने बताया आपको, लौह स्तंभ जो है क्यों बनाया. थर्ड की बात की जाए तो इसकी लौह स्तंभ जो आपको दिखाया था आयरन पिलर, इसका फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है. बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैंने इसमें पूछा था जो आयरन पिलर जो इसका निर्माण जो किया गया था तो किस युद्ध की विजयी होने के उपलक्ष्य में जो है ये जो है बनवाया गया था. ठीक है, ये सभी क्वेश्चन के आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में. ओके, और मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन की सीरीज़ पर. 10 क्वेश्चन की सीरीज जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे हम आज. तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन चलते हैं 61 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 61. ओके, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक बार आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर. जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये भी क्या है, आयरन पिलर है. ये वही आयरन पिलर स्टूडेंट जो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था. लेकिन ये जो है मैंने यहाँ पर कुतुब मीनार इस फोटो में, इस पिक्चर्स में नहीं आ रहा है. तो ये जो पिक्चर है ये कुतुब मीनार का ही एरिया, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये कुतुब मीनार का ही एरिया है. ओके,
कुतुब मीनार की बाउंड्री के अंदर का ही एरिया है, उसमें ही है ये आयरन पिल। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में बात की जाए यदि हमारा 60 जो क्वेश्चन था, मैंने बताया था याज्ञवल्क्य के बारे में काफ़ी मैंने डिस्कस बताया था कि याज्ञवल्क्य जो थी उनकी 2 पुत्री थी, सॉरी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था गार्गी और एक का नाम था शायद लोपामुद्रा समथिंग करके उस नाम था। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी और इनका जो मैंने आपको बताया था, इनका जो संवाद हुआ था इनकी पत्नी गार्गी से हुआ था। लेकिन गार्गी होने से पहले वो इनकी पत्नी नहीं थी। जब इनका संवाद हुआ था उसके बाद में ये पत्नी बनी थी। और मैंने बताया था याज्ञवल्क्य के बारे में, जब मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। और यदि आपको इसके बारे में देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है स्टूडेंट आप उस पर जाकर के टिक करके देख सकते हैं। याज्ञवल्क्य के बारे में मैंने काफ़ी जो है डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ओके, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 60 की जो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो स्टूडेंट हम इसको जो है डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन आंसर जो स्टूडेंट कई बार एग्जामिनर जो पूछ लेता है, तो हम उस एक्सप्लेनेशन को एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली जो शासक था उसका नाम क्या था, सीयक। क्या नाम था, सीयक, जिसको क्या कहा जाता था, श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ओके, दोबारा देखेंगे, चलिए पहले इसको कंप्लीट करवाते हैं, इसके बाद मैं आपको रिपीट करवाऊंगी। गुजरात के चालुक्य वंश, क्या स्टूडेंट, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, मूल राज प्रथम था। और गुजरात जो है स्टूडेंट कहाँ पर स्थित है, गुजरात का जो अन्य नाम है वो क्या नाम है, अन्य नाम भी है, इसका नाम क्या स्टूडेंट, सौराष्ट्र। क्या स्टूडेंट, सौराष्ट्र भी है। वाकाटक राजवंश की जो स्थापना है 225 ईस्वी में हुई थी। और कब हुई, कहाँ हुई थी, विंध्य शक्ति, किसने की थी स्टूडेंट, विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 225 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। एक बार दोबारा से समझ लेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। देखिए क्या लिखा हुआ है, मालवा के परमार वंश का प्रथम और स्वतंत्र शक्तिशाली शासक, जिसका नाम क्या था, सीयक, या फिर उसका दूसरा नाम क्या था, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष को तो हर कोई जानता है, लेकिन सीयक भी इसका नाम है, और ये सीयक ही श्रीहर्ष है, ये नहीं जानता कोई, तो इसलिए इसमें अथवा करके दोनों नाम दिए हुए हैं। श्रीहर्ष का जो अन्य नाम था वो क्या था, सीयक था। और मालवा के परमार वंश का जो है स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था। ओके, गुजरात के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, मूलराज प्रथम। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 225 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 की एक्सप्लेनेशन में देखिए, सॉरी क्वेश्चन में देखेंगे, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था। क्या लिखा स्टूडेंट, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का जो है गोप्ता कौन था। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन को, पहले क्या लिखा हुआ, चक्रपालित, बी में क्या लिखा, तुषास्व, और सी में लिखा पर्णदत्त, और डी में लिखा है क्या, सर्वनाग। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 61 के राइट आंसर की, तो 61 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, पर्णदत्त। क्या स्टूडेंट, पर्णदत्त। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का जो गोप्ता था वो कौन था स्टूडेंट, पर्णदत्त था। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है गुजरात की, तो यहाँ पे बात की जा रही है गुजरात का जो क्या बोलते हैं गोप्ता जो था वो कौन था, पर्णदत्त था। ओके, और मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त की बात की जाए तो स्कंदगुप्त कौन था स्टूडेंट, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का बेटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो कुमारगुप्त था उसका बेटा था स्कंदगुप्त, और हुनों का जो सबसे पहले आक्रमण जो हुआ था और हुनों को पराजित सबसे पहले किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त के जो स्टूडेंट इसका शासनकाल भी बताया था मैंने आपको, कितना था, 455 से मैंने कितना बताया था, 467। ठीक है, 455 से जो है 467 स्कंदगुप्त का शासनकाल था। ठीक है, और ये किसके बेटे थे, मैंने आपको बताया था कुमारगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, आगे देखेंगे, और जो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके पोते थे ये। ठीक है, स्कंदगुप्त। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की जो नियुक्ति है सम्राट द्वारा की जाती थी, ये बात क्लियर है, तथा उन्हें उपरिक कहा जाता था, गोप्ता या फिर भोगपति या फिर
राजस्थानी कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता जो था वो कौन था? कुमार मात्य। परामर्शदाता जो था वो कौन था? एडवाइज़र जो था वो कौन था? कुमार मात्य था। सीमांत प्रदेशों के जो शासक उनको क्या कहा जाता था? गुप्ता। जो सीमांत जो प्रदेश थे, जो सीमाओं पर थे प्रदेश, सौराष्ट्र के, गुजरात के, उसको क्या कहा जाता था? गुप्ता कहा जाता था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख बहुत पूछा जाता है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रांत के सीमांत प्रदेश में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल यानी कि गोप्ता नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एक लाइन जो है स्टूडेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से भी देख लेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, क्लियर है, तथा उन्हें ऊपरी गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीय, ठीक है, कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख जो कार्य था वो क्या था? एडवाइस देना, और उसमें एडवाइस देने में जो शासक मुख्य जो था उसका नाम था कुमार मात्य। क्या था स्टूडेंट? कुमार मात्य था। सीमांत प्रदेशों के जो शासक क्या कहलाते थे? गुप्ता कहलाया करते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का क्या स्टूडेंट? जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त जैसा कि मैंने आपको बताया था कुमार गुप्त का क्या था? पुत्र था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का ये पोता था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र यानी कि प्रांत, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के सीमांत प्रदेशों में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल यानी कि गोप्ता नियुक्त किया। गोप्ता मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? राज्यपाल। ओके, इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे एक बार। मौर्य काल में सौराष्ट्र की स्थिति जो है अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी, यानी पूरी तरीके से जो गुजरात जो था, सौराष्ट्र जिसे कहा जाता था, पूरी तरीके से क्या था? स्वतंत्र नहीं था, यानी कि आधा स्वतंत्र था, अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। ठीक है, मौर्य काल में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय तुषास्व यहाँ का क्या था? प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलते किंग था। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय में तुषास्व यहाँ का प्रशासक था। रुद्रदामन शक शासक के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थी, उसका जो निर्माण है उसने अपने राज्यपाल सुविशाखा द्वारा करवाया था। एक बार जो सुदर्शन झील है इसको हम समझेंगे। किसको समझेंगे स्टूडेंट? सुदर्शन झील को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसको हम अलग से समझेंगे, बाकी ऊपर के दो बार और समझ लेते। मैंने आपको बताया कि गुजरात जो था स्टूडेंट मौर्य काल में वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, वो कैसा था? अर्ध स्वतंत्र प्रांत की उसको संज्ञा दी गई थी, वो अर्ध स्वतंत्र प्रांत था, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय तुषास्व जो है यहाँ का क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य तो है, जो प्रशासनिक कार्य थे उनको संभालने वाला प्रशासक था। ओके, देखिए मैं आपको बताती हूँ सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए एक बार सुदर्शन झील, क्या स्टूडेंट? सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सुदर्शन झील की यदि बात की जाए तो सुदर्शन झील का निर्माण कब कब किसने करवाया? सबसे पहले सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अब बात आती है कि बात की जाए कि सुदर्शन झील जो है कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पर स्टूडेंट? गुजरात। गुजरात में आपने सुना होगा गिरनार की पहाड़ी। गिरनार की पहाड़ी के समीप, गिरनार की पहाड़ी के समीप ही एक झील बनाई गई, उस झील का क्या नाम रखा गया स्टूडेंट? सुदर्शन। सुदर्शन नाम झील रखा गया। अब इस झील को बनाए जाने का रीज़न क्या था? इस झील को, ये गिरनार की जो पहाड़ी थी, जो पर्वत थी, उससे मिली हुई ये जो झील थी बनाने का जो रीज़न था वो क्या था? जो किसान जो थे उनको फैसिलिटेट करना था, उनको सुविधा देना था। किस लिए? कि वो सिंचाई कर सकें। जो किसान थे उनकी सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए
सिंचाई की सुविधा प्रदान के लिए किसानों के लिए सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करें सुदर्शन झील का निर्माण कब कब किसने किया, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी पूछा जाता है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जूनागढ़ अभिलेख, क्या पढ़ा था स्टूडेंट, अभी हमने देखा था जूनागढ़ अभिलेख, देख लीजिए आप स्टूडेंट, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख क्या स्टूडेंट, जूनागढ़ अभिलेख से हमने ये कहा जाता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ लिखा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो दिखाई दे रहा है आपको सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके टाइम, उसके अलावा भी बात की जाए तो अशोक ने भी जो है इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अशोक के टाइम में जो इन्होंने निर्माण, अभी खुद जाके तो गए नहीं निर्माण करवाए, अशोक जो थे कहाँ पर बैठे हुए थे, पाटलिपुत्र में, तो अपनी कैपिटल में थे। लेकिन सौराष्ट्र का उस समय जो शासक, जो उस टाइम क्या बोलते हैं, जो राज्यपाल था वो कौन था, अशोक के समय की यदि बात की जाए, देखिए वो भी पढ़ाएंगे, पहले इसको डिस्कस दोबारा से करवा लेती हूँ, फिर यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सुदर्शन झील जो स्टूडेंट, इसके बारे में हमने पढ़ा, किसके बारे में स्टूडेंट, सुदर्शन झील के बारे में हमने भी पढ़ा। मैंने आपको बताया सुदर्शन झील के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है सुदर्शन झील से रिलेटेड। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसका निर्माण करवाया, किसका स्टूडेंट, सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील जो स्टूडेंट सौराष्ट्र में स्थित है। अब सौराष्ट्र कहाँ है, तो गुजरात में, मैंने आपको बताया। गुजरात में क्या है, गिरनार की पहाड़ी आपने सुना होगा, ठीक है ना, गिरनार की पहाड़ी पर जहाँ पर गौतम बुद्ध भी गए थे, मैंने आपको बताया था। तो गिरनार की जो पहाड़ी है स्टूडेंट, वहाँ पर ही क्या हुआ था, ये जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, गिरनार की पहाड़ी के समीप। ठीक है, अगर आप इमेजेस में देखेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। इसके साथ मैंने आपको बताया सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया था, उसके पीछे रीज़न क्या रहा, क्यों राजा ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो मैंने आपको बताया जो किसान थे उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको सुविधा दी गई, काहे के लिए, सिंचाई के लिए, कि वे अपने खेतों में जो है सिंचाई आसानी से कर सकें। सुदर्शन जो झील थी इसका पूरा का पूरा जो है बेनिफिशियल जो हो सके इनके लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए सिंचाई वो आसानी से कर सकें और अपनी जो उनकी जो खेती है उसको आसानी से जो उगा सकें, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये कार्य किसके लिए किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, जो कि मौर्य वंश का जो है वास्तविक संस्थापक है। और मैंने आपको इसको बड़ा बताया था, घनानंद को बीट करके और चाणक्य की सहायता से जो है मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है मगध से घनानंद को बीट करके इन्होंने बुरी तरीके से हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी मगध में। ठीक है, इसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसके मैं बताती हूँ जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, तो आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ा रही हूँ क्योंकि पेज स्टूडेंट यहाँ पे छोटा पड़ जाता है मेरे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का कैसे कैसे जिक्र है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, देखिए एक बार, देखिए रुद्रदामन कौन था स्टूडेंट, शक शासक था, शक शासक के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जो था एक जूनागढ़ अभिलेख था, उससे पता चलता है कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और किसके द्वारा करवाया, तो उन्होंने खुद नहीं किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद नहीं किया था, बल्कि उनका सौराष्ट्र में बैठा हुआ एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य नाम का एक जो क्या था, राज्यपाल था, जो कहाँ था, गुजरात, गिरनार का राज्यपाल था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य नाम का क्या था, एक राज्यपाल था। तो अशोक ने जो है इनकी सहायता से जो है क्या करवाया था, अशोक ने इनकी सहायता से वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, बात की जाए किसकी, बात की जाए ये जो लिखा हुआ है सुविशाख कौन थे, ये भी जो है सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये किसके टाइम के हुआ करते थे स्टूडेंट, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हुआ करते थे। किसके स्टूडेंट, ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हुआ करते थे। देखिए एक बार,
सुविशाख जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के वो करते थे। देखिए एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के कौन थे ये? राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ के स्टूडेंट? गुजरात के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ना सुविशाख को ऑर्डर दिया कि सुदर्शन झील का जो है वो निर्माण करवाएं, क्योंकि भाई वो झील थी तो वो क्या हुआ, कई बार उसमें पानी की कमी हो गई जिसकी वजह से सूख गई, कई बार ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो उसका निर्माण जो है दोबारा किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। उसके बाद में इनके पोते, जिनका नाम क्या था? अशोक ने करवाया। तो समय समय पर इन सभी का जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और रुद्रदामन शक शासक जो थे जूनागढ़ अभिलेख में, ये सभी बातें जो है किसके बारे में लिखी हुई हैं? सुदर्शन झील के बारे में ये जिक्र मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे समझते हैं 62 के बारे में। अशोक ने जो है किससे करवाया? जो गुजरात का जो राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य से करवाया था। वहीं बात की जाए किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुविशाख नाम का क्या था? राज्यपाल था गुजरात का, उनके उससे जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया समय समय पर। ठीक है, ये सभी बातें कहाँ से हमें पता चलती हैं? जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन शक शासक के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर है। 62 में क्या लिखा हुआ? देवी चंद्रगुप्तम की रचना, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? पहला क्या लिखा? चंद्रगुप्त प्रथम। द्वितीय लिखा हुआ बाणभट्ट। सी में लिखा हुआ विशाख दत्त। और डी में लिखा कालिदास। क्या में लिखा हुआ? डी में लिखा है कालिदास। ठीक है, तो बात किया देवी चंद्रगुप्तम की, तो राइट आंसर देखिए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। तो राइट आंसर इसका होगा स्टूडेंट विशाख दत्त। क्या होगा? विशाख दत्त। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कालिदास के द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं के नाम। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा सी। और कालिदास की यदि बात कर ले तो मैंने कालिदास के बारे में बताया था मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम नाम की रचना लिखी थी। और इसके साथ इन्होंने कौन सी लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है किसके बारे में जिक्र किया गया है? शकुंतला और दुष्यंत। क्या स्टूडेंट? शकुंतला और दुष्यंत का जो किस तरह से मिलन हुआ था उसके बारे में जिक्र किया है, शकुंतला और दुष्यंत का। वहीं मालविकाग्निमित्रम में बताया था मैंने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जिनका नाम था अग्निमित्रम। क्या नाम था स्टूडेंट? अग्निमित्र नाम था। और मैंने आपको बताया था कि इनकी मालविका नाम की फीमेल जो हीरोइन थी, जो राजकुमारी थी, और मालविका जो अग्निमित्र जो पुत्र थे पुष्यमित्र शुंग के, वो क्या थे? नायक थे। और ये क्या था? एक नाटक था। ये नाटक कालिदास के द्वारा लिखित है। तो इसमें बताया गया था किस तरीके से उन्होंने प्रेम प्रसंग के द्वारा किस तरीके से प्रेम विवाह किया था। ठीक है, तो इसका जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है मनोरम जो है कह सकते हैं वर्णन किया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, वहीं बात है विशाखा दत्त की, तो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था देवी चंद्रगुप्तम। क्या लिखा गया था? देवी चंद्रगुप्तम। और इसके साथ साथ बात की जाए इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में। देवी चंद्रगुप्तम नामक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार जो है विशाखा दत्त हैं। इस नाटक से गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में भी सूचना मिलती है। तो देखिए जो गुप्तकालीन ये जो है क्या है? रचना है, और जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 63 में। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 63, गुप्त उत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? पहला लिखा हुआ सामंत और भूमिदान। बी में लिखा हुआ आर्थिक और सुदृढ़ता। सी में लिखा है ब्राह्मणों और का महत्व और व्यापार में वृद्धि। और डी में लिखा हुआ शूद्रों का व्यापार का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 63 की राइट आंसर की बात करें
तो राइट आंसर का क्या होगा स्टूडेंट? सामंत और भूमिदान। क्या स्टूडेंट? सामंत और भूमिदान। मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो उनकी पत्नी। चलिए आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाती हूँ। ओके, मैंने आपको बताया था, देखिए एक बार यहाँ पे कहा गया है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सामंतवाद और भूमिदान क्यों है? मैंने आपको पढ़ाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? मैंने पढ़ाया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने पढ़ाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है नागा वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा। कुबेर नागा नाम की जो क्या थी, इनकी पत्नी थी, तो उन्होंने उससे विवाह किया था और इनकी इससे जो है एक पुत्री हुई थी उत्पन्न, जिसका नाम क्या था? प्रभा देवी। प्रभा देवी, पता नहीं प्रभावती था, प्रभावती जो है इनकी जो पुत्री उत्पन्न हुई, तो इन्होंने क्या करा? वकाटक नरेश, मैंने आपको बताया था। क्या स्टूडेंट? वकाटक नरेश। क्या नाम था उनका? रुद्रसेन द्वितीय। क्या स्टूडेंट? रुद्रसेन द्वितीय नाम था उनका। जो वकाटक नरेश था उनका जो है क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। ठीक है, तो इनकी जो बेटी थी जिनका नाम था प्रभावती, फिर क्या हुआ था? जो इनके दामाद जो थे, इनका नाम क्या था? रुद्रसेन द्वितीय। इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, जिसके कारण इनके जो प्रभावती जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उन्होंने अपना साम्राज्य संभाला। पति के अंत होने के बाद में, पति की मृत्यु लोक में पहुंच जाने के बाद में प्रभावती ने संभाला था अपना साम्राज्य। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने भूमि दान की थी। क्या की थी? भूमि दान की थी, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना भूमि दान इसलिए है। ठीक है, और सामंतवाद इसलिए है कि गुप्त काल में मैंने आपको पढ़ाया था कि गुप्त काल में क्या हुआ था कि नहीं, मौर्योत्तर काल में मैंने आपको पढ़ाया था कि उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो लोग बाग थे, उन्होंने राजा जो थे वो क्या करा करते थे कि जो वो थे जो पंडित वगैरह हुआ करते थे, जब वो घर में आकर के हवन वगैरह किया करते थे, तो उनको किसी भी तरीके का दान नहीं दिया करते थे, बल्कि क्या करते थे, उनको जो ज़मीन दे दिया करते थे। ज़मीन देने के बाद में वो कहते थे कि इस ज़मीन पर खेती बाड़ी करो और इससे ही जो तुम्हें इनकम हो वो अपने पास रखो। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्या बोलते हैं जो वो थे, क्या बोलते हैं उनका जब यज्ञ वगैरह जो करते हैं पंडित, उनके पास जो है भूमि के बहुत बड़े भाग जो हैं, जो एक भाग जैसे दिया, एक बार राजा ने दूसरी बार यह करवाया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार करवाया, तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत बड़ा भूभाग जो है उनके अंडर में आ गया, जिससे ये जो इससे क्या हुआ? सामंतवाद का जो है क्या हुआ? उदय हुआ। सामंतवाद का जो है उदय हुआ किसके द्वारा? गुप्तोत्तर जो शासक के द्वारा। ठीक है, मौर्यकालीन नहीं बल्कि गुप्तोत्तर शासक ही थे वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का स्टूडेंट राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सामंतवाद और भूमिदान। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है सामंतवाद और भूमिदान था। जो हमने पढ़ा था भूमिदान के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिसका नाम था प्रभावती ने जो है भूमिदान करना शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे एक 63 की ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर है। गुप्तोत्तर काल में भूमिदान और विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग जिसको कहा गया कायस्थ का उदय हुआ। ठीक है, जब भूमिदान में बहुत मात्रा में दी जाने लगी तो एक क्या हुआ? एक वर्ग सामने आया जिसका नाम रखा गया कायस्थ। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन कुषाण काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। सामंतवादी व्यवस्था जो है मूल रूप से सातवाहन और कुषाण काल से ही क्या हो चुकी थी? प्रारंभ हो चुकी थी। गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों में शिल्प उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक व्यवसाय माने जाते थे, जो कि उस टाइम पर मैंने आपको बताया था ना, एक ब्राह्मण कहा जाता था गुप्त काल को। तो क्या हुआ था कि जो शूद्र होते जो सबसे नीची जाति मानी जाया करती थी उस टाइम की, ठीक है, तो वो क्या करते थे? शिल्प और उद्योग का काम क्या करते थे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में। गुप्तोत्तर काल में भूमि दान और विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम जो क्या रखा गया? शिक्षित वर्ग का कायस्थ।
सामंत व्यवस्था मूल रूप से जो है सातवाहन और कुषाण काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों में शिल्प और उद्योग ये जो कार्य था वो किसका था? शूद्रों के लिए था। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर समझेंगे 64 को। गुप्त काल में भूमि अभिलेख, क्या स्टूडेंट? गुप्त काल में भूमि अभिलेख जिसको क्या कहा गया? लैंड रिकॉर्ड्स। क्या कहा गया स्टूडेंट? लैंड रिकॉर्ड्स कहा गया। लैंड रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वर्तमान समय में क्या होता है? पटवारी। क्या होता है स्टूडेंट? पटवारी होता है, इसके लिए पेट एग्जाम जो अब कंपलसरी हो गया है। तो ये लैंड रिकॉर्ड रखने वाले को पटवारी कहा जाता है वर्तमान समय में। लेकिन गुप्त काल के टाइम में क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है। एक बार क्या करें, इसके ऑप्शन को हम रीड कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? कर्णिक। बी में लिखा हुआ है ध्रुवाधिकरण। सी में लिखा हुआ शौल्किक। और डी में लिखा हुआ है क्या? समाहर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 64 के राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन को हम एक बार क्या करेंगे, दोबारा से रीड कर लेंगे। क्या लिखा हुआ? गुप्त काल के जो भूमि जो अभिलेख थे, जो लैंड भूमि अभिलेख जो थे, लैंड रिकॉर्ड्स जो थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो नियुक्त पदाधिकारी हुआ करता था उसका नाम क्या था? जैसे कि बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में पटवारी हुआ करते हैं। तो उस टाइम पर कौन हुआ करते थे? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 64 के राइट आंसर की, तो उसका नाम क्या है? कर्णिक। क्या स्टूडेंट? राइट आंसर है 64 का ए, यानी कि कर्णिक। ओके, तो जो वर्तमान समय में पटवारी है तो गुप्त काल में क्या हुआ करते थे? कर्णिक हुआ करते थे। जो भूमि लैंड से रिलेटेड सभी तरह के रिकॉर्ड उनके पास हुआ करते थे। ओके, आगे देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं। गुप्त काल में भूमि अभिलेख यानी कि लैंड रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने वाले पदाधिकारी को कर्णिक कहा जाता था। ये है महाछपटलिक के अधीन होता था, यानी कि इससे ऊपर भी एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ आपके स्क्रीन के पर देखिए, क्या नाम था? महाछपटलिक के अंडर में ही जो है कर्णिक जो है कार्य क्या करता था, जो कि वर्तमान समय में हम पटवारी कह सकते हैं। और अब महाछपटलिक जो था, ये इसको हम डीएम कह सकते हैं एक तरह से। इंपोर्टेंट फैक्ट की यदि बात की जाए तो इंपोर्टेंट फैक्ट में क्या लिखा हुआ? शौलिक नाम का जो अधिकारी था वो क्या करता था? चुंगी कर वसूलता था। क्या करता था स्टूडेंट? चुंगी कर वसूल था। दुर्वाधिकरण जो था एक अधिकारी था, वो क्या करता था? भूमि कर जो है संग्रहित करता था। लैंड क्या करता था? लैंड टैक्स लिया करता था। ठीक है, अब बात की है समाहर्ता का, तो समाहर्ता देखिए आप क्वेश्चन उठाइए 2013 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है समाहर्ता के बारे में कि समाहर्ता जो है किस गुप्तकालीन में कौन से वर्ग का जो है अधिकारी था। ठीक है, बात की है समाहर्ता की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मौर्य लिखे समस्या के बारे में। समाहर्ता जो है मौर्य कालीन में क्या था? राजस्व विभाग। क्या स्टूडेंट? राजस्व विभाग का जो है क्या था? प्रधान अधिकारी था। ठीक है, ये क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर था। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो क्या था? सबसे बड़ा अधिकारी, इसका नाम क्या था? समाहर्ता। एक बार दोबारा से समझ लेंगे स्टूडेंट ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, शौलिक क्या था? शौलिक चुंगी कर लिया करता, जैसे कि वर्तमान समय में जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो चुंगी कर ही लिया करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है आजकल, क्या बोलते हैं, जो चालन वगैरह करते हैं रोडों पर, उसको बोला करते हैं चुंगी कर। शौलिक कहा गया। उसके बाद में ध्रुवीधरण में क्या था? भूमि कर संग्रह, यानी कि जो लैंड क्या करते थे? लैंड का टैक्स लिया करते थे, किसके पास कितनी भूमि है उसके आधार पर तो टैक्स लिया करते थे, उनका नाम था ध्रुवाधिकरण। बात की जाए किसकी? समाहर्ता की, तो समाहर्ता में क्या था? मौर्य काल में राजस्व विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी हुआ करता था उसका नाम था समाहर्ता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया समाहर्ता के बारे में। क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 पे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो पहला क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बी में लिखा हुआ समुद्रगुप्त पराक्रमांक। सी में लिखा हुआ स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। और डी में लिखा हुआ स्टूडेंट कुमारगुप्त। तो मैं अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन, इसके आंसर पर चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक्सप्लेनेशन पर।
जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे पूछा हुआ सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, और यदि आएगा सर्वप्रथम सोने के सिक्के, तो मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए थे। तो आपको ध्यान होगा, पहले हम इसके आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 के जो स्टूडेंट राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जब मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो क्या बनवाया था, आयरन पिलर बनाया था, मैंने आपको बताया था, जो कि कुतुब मीनार के सामने है, जो कि मैं हर बार अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको समझाया करती हूँ। तो वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वही शासक जिसने बनवाया था आयरन पिलर। तो मैंने आप बताया था आयरन पिलर जो है स्टूडेंट क्यों बनवाया था। आयरन पिलर जो है शकों को पराजित करने के बाद में जो है आयरन पिलर बनवाया था। इसके साथ इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, जब इन्होंने हुर्णों को जो है पराजित किया था। मैंने आपको बताया था हुर्ण जो थे स्टूडेंट मध्य एशिया के ऐसे शासक थे, ये कैसी थी, एक बर्बर जनजाति थी, ठीक है ना। तो उन शकों को जो है हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसी के उपलक्ष्य में बना था आयरन पिलर। और जो सिल्वर कॉइन्स जो चले थे स्टूडेंट, चांदी के जो सिक्के जो चले थे स्टूडेंट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही चलाए गए थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, ए है। बात की जाए सोने के सिक्कों की, यानी गोल्ड कॉइन्स की बात की जाए, सोने के सिक्के, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो सोने के सिक्के जो किसने चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए थे इंडो ग्रीक ने, इंडो ग्रीक ने चलाए थे, मैंने आपको बताया था। और इनको प्रचलित जो कराया था किसने करवाया था, कनिष्क ने, कुषाण वंश का शासक जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने इनको प्रचलित करवाया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो क्या बोलते हैं जी वजन में सबसे अधिक जो थे गोल्ड कॉइन्स जो थे, सर्वाधिक भारी जो थे गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा वजनी जो कह सकते हैं सोने के जो सिक्के हैं वो किसने चलवाए थे, किस गुप्तकालीन शासक ने चलवाए थे। तो उसका नाम किसका था, किसका नाम था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त था। और बताया जाता है कभी 144 ग्रेन के जो हुआ करते थे सोने के सिक्के हुआ करते थे, लेकिन कहा जाता है कि वो प्योर जो है गोल्ड के नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि वो सोने के सिक्के को कहा जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सोने के सिक्कों की यदि बात की जाए हिस्ट्री में, तो सोने के सिक्के सबसे पहले जिसने चलाए थे वो थे इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक में सबसे पहले चलाए थे सोने के सिक्के, लेकिन जो सोने के सिक्के जो थे उनको प्रचलित जो किसने करवाया था वो कनिष्क ने करवाया था। इसके साथ मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक भारी जो सोने के सिक्के थे, जो वजनी कह सकते हैं जो सोने के सिक्के थे वो किसके थे, तो स्कंद गुप्त के जो थे सबसे वजनी सिक्के थे। तो वो कहा जाता है 144 ग्रेन के जो थे स्कंद गुप्त के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा गया हमारा क्वेश्चन 65 में कि सब इसमें यहाँ पे पूछा गया चांदी के सिक्कों के बारे में। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो क्या करे थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। आगे चलेंगे। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पोते ही हैं स्कंदगुप्त, ठीक है। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पोते जो थे उनका नाम क्या था, स्कंदगुप्त थे। तो दादा ने चलाया चांदी के सिक्के, पोते ने चलाया सोने के, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ओके। इसकी एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 की एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार, 65 की एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं क्या लिखा एक्सप्लेनेशन पे। रजत सिक्के यानी कि चांदी के सिक्कों की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर यहाँ पे चांदी नहीं आएगा तो रजत भी आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। रजत सिक्के जारी करने वाले जो प्रथम गुप्त शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की थी, बताया था मैंने आपको। इस सिक्के को जो है क्या कहा जाता था, रुपैक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण, देखिए मैंने बताया था ना, उन्होंने शकों को पराजित किया था। तो ये कह रहा है कि शक मुद्राओं के ही अनुसरण पर रजत मुद्राओं को जो है उत्कीर्ण करवाया। इसलिए जो है इसका जो क्या है राइट आंसर जो है क्या है, ए सही है। एक बार दोबारा देख लेंगे, देखिए एक बार। रजत सिक्के जिसको क्या कहा गया था, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है मैंने आपको बताया था शक को जो पराजित किया था, तो विक्रमादित्य नामक जो है उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इस सिक्के को जो है क्या कहा जाता था, रुपैक कहा जाता था। रुपैक कहा जाता या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्तीर्ण करवाया। इस प्रकार जो है विकल्प जो है ए जो है राइट है, ओके, जो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 65 का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंचतंत्र।
क्या लिखा उसमें? पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन पर देखते हैं इसको। पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया? पहले लिखा हुआ विशाख दत्त, बी में लिखा हुआ शूद्रक, और डी में उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है विष्णु शर्मा, और डी में लिखा हुआ है जयदेव। क्या लिखा हुआ है? जयदेव। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जिस तरीके से हमने पढ़ा था बेताल भट्ट जो नवरत्न में था, बेताल भट्ट के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट। बेताल भट्ट क्या था? नवरत्नों में से एक था बेताल भट्ट, और बेताल भट्ट की कहानियाँ बहुत फेमस हैं, आपने बचपन में बहुत पढ़ी होंगी, बहुत सुनी होंगी अपनी नानी नाना दादी दादा से, ठीक है, अपने घर के बुज़ुर्गों से और अपने घर के बड़ों से सुनी होंगी कहानियाँ। इसके साथ साथ वर्तमान समय में मोबाइलों में भी ये चीज़ बेताल की भट्ट की बहुत सारी फेमस कहानियाँ हैं। इसी तरीके से गुप्त काल में मैंने आपको गुप्तकालीन एक बहुत ही फेमस जो थे, क्या थे? कवि थे, एक पोइट थे, जिनका नाम स्टूडेंट क्या था बताइए आप? का नाम था विष्णु शर्मा। क्या स्टूडेंट? विष्णु शर्मा था। तो विष्णु शर्मा ने स्टूडेंट क्या लिखी थी? पंचतंत्र लिखी थी, ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखी थी? स्टूडेंट विष्णु शर्मा से ने लिखी थी, और ये क्या थे? वो गुप्तकालीन पोइट थे, ठीक है ना, स्टोरी लिखा करते थे। देख लीजिए, इनकी एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लेंगे। हमने भी पढ़ा था किसके बारे में? विशाख दत्त के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? विशाख दत्त ने क्या लिखी थी? देवी चंद्र गुप्तम। क्या लिखी थी स्टूडेंट? देवी चंद्र गुप्तम लिखी थी। इसके साथ हमने एक विशाख दत्त द्वारा एक मौर्यकालीन एक क्या बोलते हैं रचना थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। मौर्यकालीन, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपकी याद के लिए। मौर्यकालीन जो एक रचना थी, एक साहित्य था, ठीक है, रचना, ओके, तो वो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा जो मौर्यकालीन रचना थी उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आ रही, इसकी पूरी माइंड के अंदर, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 66 की क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन को समझेंगे एक बार। पंचतंत्र के जो संकलन करता थे उनका नाम क्या था? विष्णु शर्मा। ये क्या था? गुप्तकालीन थे। पंचतंत्र में प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संग्रह किया गया है। इसकी रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ पर किसका नाम हमें ध्यान रखना? सिर्फ अमरकीर्ति राजा का नाम ध्यान रखना है। उनके पुत्रों को शिक्षा देकर, जो कि मूर्ख थे, उनको शिक्षा देकर विद्वान बनाने की यहाँ पर कहानी जो है किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। तो किसमें लिखी थी? पंचतंत्र में लिखी थी। ये सिर्फ बताया गया है क्वेश्चन नंबर 66 की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के ऑप्शन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखिए 67 के बाद में हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 70। देखिए 67 यहाँ पर समझ लेंगे 66 की एक्सप्लेनेशन को भी एक बार। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ एक बार। देखिए ब्लर हो गया थोड़ा सा ये इमेजेस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 66। पंचतंत्र जो है मूलतः संस्कृत में रचित है। कैसा स्टूडेंट? संस्कृत में रचित है, मतलब पहली बार जिसको लिखा गया था तो संस्कृत की लैंग्वेज में लिखा गया था। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। किस में लिखा गया? इसमें संस्कृत में लिखा गया है। और ये करीब कहा जाता है कि 50 से अधिक भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया जा चुका है। क्या स्टूडेंट? 50 से अधिक भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया जा चुका है। रुडगर्णक के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप जो है उपलब्ध हैं। मुगल काल में पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? अनवार सुहेली ने किया था। अनवार सुहेली शीर्षक में किया गया था, ठीक है। यानी पंचतंत्र का जो अनुवाद किस में किया गया था? अनवार सुहेली शीर्षक में। उसका टॉपिक जो है पंचतंत्र ना करके अनवार सुहेली किया गया, ठीक है। मुगल काल में मिडिवल टाइम की पीरियड बाद, मिडिवल जो पीरियड है वहाँ की बात हो रही है कि जो पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम रखा गया अनवार सुहेली, उसका नाम रखा गया। गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव थे। जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के जो है आश्रित महाकवि थे। तो किसकी बात यहाँ पे हो रही? जयदेव की। जयदेव भी क्या थे? कवि थे। क्या थे स्टूडेंट? कवि थे। एक बार दोबारा से देख लेंगे। पंचतंत्र मूल संस्कृत के रचना जो है संस्कृत की पंचतंत्र में ही, पंचतंत्र की जो है
मूल रूप से जो रचना जो है लिखी गई थी सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी। वर्तमान समय 50 से अधिक भाषाओं में इसको लिखा जा चुका है। ऋग्वर्ण ने कहा है कि पंचतंत्र को जो 50 से अधिक भाषाओं में से 200 जो है स्वरूप जो उपलब्ध हैं। मुगल काल में पंचतंत्र जो है फारसी अनुवाद किया गया और उसको अनवार सुहेली के नाम से उसका टॉपिक रखा गया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया। गीत गोविंद के रचयिता जिनका नाम क्या है, जयदेव। बंगाल के अंतिम सेन शासक जिनका नाम था लक्ष्मण सेन के आश्रित क्या थे, महाकवि थे। ओके, क्वेश्चन चलते हैं आगे 67 पे। क्वेश्चन 67 में देखिए क्या कहा गया है, क्या पूछा है। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था। तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही। पहले क्या लिखा हुआ, बाणभट्ट। बी में लिखा हुआ आर्यभट्ट। सी में लिखा हुआ विशाखदत्त और डी में लिखा है कात्यायन। डी में क्या लिखा है, सुन, कात्यायन। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए, ज्योतिष शास्त्र यानी यहाँ पे पूछा हुआ है किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमर के बारे में। एस्ट्रोनॉमर यानी कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में पूछा गया है। प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र कौन था, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया तो राइट आंसर कौन थे, आर्यभट्ट। क्या स्टूडेंट, आर्यभट्ट। मैंने बताया था आर्यभट्ट जो थे एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमर के साथ में क्या थे मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। मैथमेटिशियन भी थे, मैंने आपको बताया था। आर्यभट्ट के बारे में एक बार देख लेंगे। और मैंने आपको बताया था बारहमिहिर जो थे वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमर थे, वो मैथमेटिशियन नहीं थे। लेकिन बात की जाए आर्यभट्ट की तो आर्यभट्ट जो थे मैथमेटिशियन प्लस क्या थे, एस्ट्रोनॉमर यानी कि गणितज्ञ भी थे और क्या थे, वो ज्योतिषी भी थे, ठीक है। आर्यभट्ट जिनको कहा जाता है 476 से 555 तक भारत का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेकों सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मैंने बताया था आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर ही घूमती है, ठीक है। मैंने इसके साथ साथ प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सूर्य जो है पश्चिम से निकलता है या पूर्व से निकलता है। और इसका क्या रीज़न है कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। ये तो सभी को पता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, लेकिन क्या रीज़न है कि जो सूर्य जो है पूर्व से निकलता दिखाई देता है, ठीक है। जो अगर आपको वो चीज़ देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ज्योतिष की सर्वप्राचीन रचना किसका नाम था, लगध मुनि कृत वेदांत ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मूलाधार है। क्या लिखा, वेदांग जो है ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मूलाधार है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई थी याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य एक ऐसे विद्वान थे जो मैंने आपको ऋषि थे। और मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य जो 2005 के जो अधिकार है जिसमें पढ़ा जाता है कि बेटियों को जो है पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। तो वैदिक काल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने क्या लिखा था, याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी था। याज्ञवल्क्य स्मृति के बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो वर्तमान समय कॉन्स्टिट्यूशन में है। 2005 की बात की जाए 2005 की बात की जाए तो नया संविधान में जो एक अनुसूची जोड़ी गई थी, जो एक आर्टिकल जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसमें संपत्ति का अधिकार की बात की गई थी 2005 में जो जोड़ा गया था, पुत्रियों का संपत्ति में अधिकार। तो वो किससे लिया गया था, याज्ञवल्क्य स्मृति से ही लिया गया था। तो वैदिक काल भी जो है वो कहीं ना कहीं हमें अब भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें भी ली गई हैं उनसे, ठीक है। बराहमिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। और बराहमिहिर जो थे गुप्तकालीन नवरत्नों में से एक भी थे, मैंने आपको पढ़ाया था। इस युग के एक अन्य ज्योतिषी जिनका नाम था शणपर्णक, ये भी क्या थे, नवरत्न थे। फलित क्या थे, ज्योतिष से संबंधित थे। यानी कि बराहमिहिर और इसके बाद में बात की है शणपर्णक, तो ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे यानी ज्योतिषी थे, ठीक है। लेकिन आर्यभट्ट जो थे नवरत्न में शामिल नहीं थे। नवरत्न में शामिल शणपर्णक थे और बराहमिहिर थे, तो ये दोनों क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे यानी ज्योतिषी थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार जो नवरत्न की जो सीरीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया है, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र है।
गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र? पहला क्या लिखा? सारनाथ। बी में लिखा अमरावती, सी में लिखा एलोरा और डी में लिखा हुआ सांची। ठीक है, गुप्त शासन काल में जो है कला के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है ना। यदि बात की जाए गुप्त काल के कला की तो इसका राइट आंसर जो है अभी हमने बताया था, क्या है स्टूडेंट? सारनाथ। क्या स्टूडेंट? सारनाथ। सारनाथ के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था जो सारनाथ है स्टूडेंट, वो कहाँ स्टूडेंट स्थित है? बनारस, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको प्राचीन नाम इसका काशी था और इसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्या है? सारनाथ में है। और गुप्तकालीन कला का जो है मनोरम जो क्या कहते हैं कलाकृतियाँ जो हैं इन कहाँ यहीं पर ही हैं सारनाथ में। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे। एक बार एक्सप्लेनेशन, गुप्त काल यानी कि चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में भारत कला के क्षेत्र में उपलब्धियों का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में बौद्ध कला का मुख्य केंद्र जो है मथुरा, जो मैंने आपको पढ़ा था, लाल बलुआ पत्थर से यहाँ की मूर्तियाँ बनी हैं। सारनाथ जो कि बनारस, काशी, वाराणसी मैंने बताया आपको वहाँ। इसके अलावा बताया मैंने आपको नालंदा, क्या स्टूडेंट? नालंदा थे जो गुप्तकालीन क्या थे? कला के केंद्र थे। सारनाथ इस समय कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको, धम्मेक स्तूप तथा बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्तियां जो थी मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। धम्मेक स्तूप जो है 128 फुट जो है ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरा पर ही किया गया है। समतल धरातल पर किया गया है बिना किसी चबूतरे के। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। यह धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे इसके बारे में। गुप्त काल चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में भारत में कला के क्षेत्र में उपलब्धि का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में बौद्ध कला के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा, सारनाथ, नालंदा थे। इस समय का सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो सारनाथ था। सारनाथ का क्या था? एक धम्मेक स्तूप। ठीक है, यहाँ पर क्या थे? बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को जो है मूर्तियों में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पर भी क्या था? एक धम्मेक स्तूप भी स्थित है, जिसको 128 फुट जो है ऊंचा है धम्मेक स्तूप, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अत्यधिक आकर्षक है। यह जो है धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में है। मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के बारे में। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे लेकिन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 को समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 69 जैसे कि आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या कह रहा है कि बृहत संहिता की रचना किसने की? क्या स्टूडेंट? बृहत संहिता की रचना किसने की? पहला क्या लिखा हुआ? कालिदास, बी में लिखा हुआ कल्हड़, सी में लिखा हुआ आर्यभट्ट और डी में लिखा हुआ बारामाहिर। तो बात की जाए किसकी? बृहत संहिता की। तो बृहत संहिता की बात की जाए राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या लिखा जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? बृहत संहिता किसने लिखी थी स्टूडेंट? बारामाहिर ने। किसने स्टूडेंट? बारामाहिर ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पढ़ाई थी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा के बारे में। तो एक बार देख लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में आपको काफ़ी कुछ वैसे बता चुकी हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। ये मैंने आपको बताया, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, मैंने बताया कि पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन क्या था कि पिता का नाम था। वहीं माता का नाम क्या था स्टूडेंट? माया देवी या फिर महामाया देवी या फिर महामाया इनकी माता का नाम था। ठीक है, ये सब इरेज हो गई ये चीज़। ठीक है, इसके साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज़ है? पहली चीज़ कि 29 एज में जो है, देखिए क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है।
483 में जो है इनका जो है क्या हुआ था, इनकी मल गणराज्य मल गणराज्य के कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, मल गणराज्य के कुशीनगर में, नगर लिख दे रही हूँ आपको, देखिए एक बार, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी स्टूडेंट, मल गणराज्य में, मल गणराज्य में जो इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और 29 एज में जो है इन्होंने 29 अवस्था में ही, आयु में ही इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया था। उसको ही क्या कहा गया था, जो इम्पोर्टेंट वो चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को क्या कहा गया, गृह त्याग। देखिए एक बार, गृह त्यागों का क्या कहा गया स्टूडेंट, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। वहीं बात की जाए किसकी, कि जब इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, प्रथम जो उपदेश दिया था उसी को कहा गया था धर्म, उसको क्या कहा गया था स्टूडेंट, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन जो है किसको कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहा गया था, जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, जब इन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था तब कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। और उनको तथागत और बुद्ध कब कहा गया था, जब इनको जो है किसकी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनको क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये पूछा था महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, ये किसने किए और ये क्या प्रक्रिया थी, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। जब पहला उपदेश दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। कितनी अवस्था में निकाले, कितनी एज में जब वो थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए थे। इसके साथ मैंने बताया गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व मल गणराज्य में हुई थी, मल गणराज्य कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर, ठीक है, मल गणराज्य में कुशीनगर में हुई थी। तो उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। तो आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर हमारे पास बचते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 69 को समझते हैं, उसके बाद में बचता है हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 69 को समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में, मध्य युगीन प्रख्यात ज्योतिष शास्त्र बारामिहिर, क्या लिखा हुआ, बारामिहिर की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो कौन कौन सी यहाँ पर रचनाएं हैं वो दी हुई हैं यहाँ पर। और बारामिहिर जो थे नवरत्नों में से एक थे। पहला क्या था, पंच सिद्धांतिका इनकी जो है रचना है बारामिहिर के द्वारा लिखित। उसके बाद में बात की जाए बृहत संहिता की, तो ये भी क्या है, रचना है। बृहत जातक जो है ये भी क्या है, रचना है। और लघु जातक, बृहत जातक, लघु जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका बारामिहिर की जो है क्या है, रचना है, ठीक है। उसके बाद में लिखा बारामिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहड़ की राष्ट्रंगणी में लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रंगणी की रचना किसने स्टूडेंट, कलहड़ ने, ठीक है। कलहड़ ने जयसिंह जो 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में है, तो उन्होंने पूरी जो है जानकारी राष्ट्रंगणी में लिखी है। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई, किसकी स्टूडेंट, राष्ट्रंगणी की। कलहड़ जो है लोहर वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। तो देखिए किसके शासक के टाइम में कौन कौन से कवि थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। बारामिहिर ने कौन कौन सी रचना लिखी, सबसे पहला लिखा हुआ पंच सिद्धांतिका,
क्या स्टूडेंट? पंच सिद्धांतिका बी में लिखा है बृहत संहिता। सी में जो इनकी तीसरी जो रचना है उसका नाम है बृहत जातक, और चौथी जो रचना है उसका नाम है लघु जातक। एक बार दोबारा देख लेंगे। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक ये क्या थी? रचनाएं थी गुप्तकालीन, जो बराहमिहिर द्वारा रचित थी। आगे लिखा बराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल हैं, जो मैं चीज़ आपको बता चुकी हूँ। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहड़ के राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। यानी कि यदि आपने राजतरंगिणी पढ़ ली तो कश्मीर के जो हिंदू राजा थे जिनका नाम था जयसिंह, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बता दें यदि इनके शासनकाल की, जयसिंह के का शासनकाल कितना था? 1127 से 1159 था। इसकी जो रचना है महाभारत की शैली पर आधारित है। किसकी? राजतरंगिणी की, जो किसके द्वारा की गई थी? कलहड़ के द्वारा। कलहड़ जो था स्टूडेंट लोहर वंश का शासक था। क्या था स्टूडेंट? लोहर वंश का शासक था कौन? कलहड़। और ये जो था हर्ष का क्या था? आश्रित हर्ष जो थे कवि, हर्ष जो थे शासक थे, उनके दरबार में रहने वाले एक आश्रित कवि था। ओके, तो मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी जो कि हमारी बुक में दिए हुए कौन कौन से कवि किस किस के दरबार में रहा करते थे, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था किसके बारे में? मैंने आपको बताया था कालिदास के बारे में, गुप्तकालीन कवि थे। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजवंशों को सही क्रम में हमें क्या करना है? सजाना है। ठीक है, तो अगर हमने पढ़ा होगा इनको तो हम इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? पहले मौर्य काल पढ़ा था, तो हमारा बी स्टार्टिंग में होना चाहिए। देखिए बी स्टार्टिंग में एक तो कहाँ पर ए में है, उसके बाद में कहाँ है? डी में है। ठीक है, तो यानी कि ए और डी की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ऑप्शन की बात की जाए यदि बी और सी को हम यहीं पर कट कर देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन में से बचते हैं। उसके बाद में हमने मौर्य वंश के बाद में हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा था? सातवाहन वंश। तो सातवाहन के वन किसमें? ए में है, तो कि बी के बाद क्या होना चाहिए? ए, तो यहाँ पे लिखा हुआ सी। बी के बाद में क्या लिखा है स्टूडेंट? सी लिखा है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा ये तीनों पॉइंट जो है कट हो जाते हैं ऑप्शन। बचता कौन सा हमारे पास? ए। ऑप्शन क्या है हमारे पास? बचता ए। 70 का जो है क्या है स्टूडेंट? ए जो है हमारा राइट आंसर है। ए जो है 70 का राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं और डेट वाइज एक बार देख लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। 70 का राइट आंसर ए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक बार। सर्वप्रथम मौर्य वंश जिसको 322 से 188 ईस्वी तक का इनका काल माना जाता है, वहीं सातवाहन जो है उनका काल जो माना जाता है 30 ईस्वी से 250 ईस्वी माना जाता है। वहीं कुषाण वंश जो भारत में सर्वप्रथम कुजल कन्फिसेस नामक कुषाण शासक का शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी माना जाता है, तथा सबसे अंत में जो था गुप्त वंश जिसको 319 से 550 का क्रम माना जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? BACD। तो BACD क्या है? 70 का ए ऑप्शन है, तो इसलिए 70 का ए जो है राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक मैं क्या करूँगी, कवि किसके दरबार में कब रहे इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी। इसके साथ साथ नवरत्न की भी एक मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी ट्रिक वाइज। ठीक है, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन की स्टूडेंट सीरीज़ यहीं पे होती है कंप्लीट। तो बस हम करते हैं यहीं पर आपसे अलविदा। तो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने मल्टीपल टाइम इस वीडियो को देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तब तक के लिए चलते हैं हम। टेक केयर एंड बाय बाय। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी एंड सब्सक्राइब मी। टेक केयर एंड बाय बाय।